हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और जैसे कि आपको मालूम है, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन। और आज हम कर रहे हैं पार्ट बी ऑफ दैट पेपर। पार्ट ए हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस। जिन्होंने वह अभी तक वीडियो नहीं देखा है, वह लिंक पे जाके देख सकता है या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक से वो वीडियो देख सकता है और उसके बाद इस वीडियो को चालू कर सकता है। और नहीं करना चाहे तो आप इस वीडियो को भी पहले देख सकते हैं और बाद में पार्ट ए भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट बी, जिसमें हम करने वाले हैं सेक्शन बी, जो होंगे थोड़ी से कोडिंग टाइप के क्वेश्चंस। तो 26 हमारा क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमें बताना है कि एक कोड दिया गया है, उसका हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया है, एक सीरीज बनाई है उसने S1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। इस तरीके से उसने एक सीरीज क्रिएट की है जिसमें 14,7 लिखा है और इंडेक्सेस दिए हैं A, B और C। और इसके बाद वाली लाइन में क्या किया गया है, प्रिंट S1, यानी कि हमने सीरीज को क्या किया है, प्रिंट। तो हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है ABC और 14,7,7। सो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट की यदि बात करें तो यहाँ पे 14 और 7 लिखा है, तो ये एक एक्स्ट्रा 7 कहाँ से आ गया, इसमें नहीं हो सकता ये वाला। तो ए ऑप्शन तो हम इसको गलत कर देते, क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, सेकेंड बात। अब आ जाते हैं हमारे पास बी वाले ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, 14 और 7 और इंडेक्स दिए गए हैं ए, बी और सी। सो क्या ये सही हो सकता है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया जितने इंडेक्स होंगे उतनी वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, और यदि कम ज्यादा होती है इंडेक्स और वैल्यूज तो क्या होती है, एरर आती है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, सरासर गलत होगा। अब आते हैं इसके बाद वाले केस में, जिसमें लिखा हुआ है सी एरर और लास्ट लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बट इसका आंसर एरर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि एरर है इसमें। अब क्यों है एरर? अभी आपको लग रहा होगा कि अभी सर ने बोला है कि क्योंकि इंडेक्स और वैल्यू कम ज्यादा इसलिए एरर आएगी। नहीं, ठीक है, ये कारण नहीं है, उससे भी एरर आएगी, बट वो वाला इसमें एरर का वो कारण नहीं है। ठीक है, वो कारण भी बनेगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि हमें मालूम है जब भी हम सीरीज क्रिएट करते थे, तो जब भी हमें मोर देन 1 वैल्यूज देनी रहती तो हम क्या करते थे, इनको क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे। किसको? ये जो हमारी वैल्यूज है उनको हम किस में लिखा करते हैं, इनको हम लिखा करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। यानी कि ये कुछ इस तरीके से होना था और यहाँ पे कॉमा लगा होना था। लेकिन ये कैसी दी गई है, 14 और 7 कैसा लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट में, जो कि क्या है, गलत है। सो इसी कारण इसमें सबसे पहले ही आप देख के समझ सकते हैं कि भाई ये जो लिखा हुआ है वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो इसमें डायरेक्टली क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एरर लगा सकते हो। ठीक है, मैंने बाकी ऑप्शन इसलिए बताया ताकि आपको एरर पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात। हमारे को क्या दी गई है, कंसीडर अ सीरीज S2। एक S2 नाम की क्या दी गई है, हमको एक सीरीज दी गई है। विच कमांड विल प्रिंट 5 एज आउटपुट। हमको बताना है कि ऐसी कौन सी कमांड है, यदि हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 5 आएगा। तो देख लेते हैं S2 डॉट इंडेक्स क्या होता है। S2 डॉट इंडेक्स से हमें मालूम है, जब S2 डॉट इंडेक्स हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो क्या होता है, जितने भी इंडेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए लिस्ट हमको वहां पे नीचे आउटपुट में दिखाई देता है। यानी कि वो बता देता है कि कौन कौन से इसमें इंडेक्स हैं। यानी कि क्या क्या दिख जाएगा, रवि, रोहन, जानकी, प्रदीप और अब्दुल हमको दिखेगा एज ए आउटपुट। कब? जब हम S2 डॉट इंडेक्स को एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट है S2 डॉट लेंथ। ठीक है, क्या होता है S2 डॉट लेंथ? लेंथ में क्या होता है वो लेंथ बता देता है। ठीक है, ऐसा तो मैंने अभी तक कोई एट्रीब्यूट सुना ही नहीं है, तो S2 डॉट लेंथ तो इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट S2 डॉट वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या करता है, S2 डॉट वैल्यूज क्या करता है, जितनी वैल्यूज है वो एज ए आउटपुट दे देता है। यानी कि इसका आउटपुट क्या आता, 90, 100, 50, 67 और 89 हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंडेक्स से इंडेक्स शो करता है, वैल्यू से वैल्यू शो कर देता है कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज हैं आपकी एक सीरीज में। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, S2 डॉट साइज। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे एक सीरीज में, वो किससे आता है, S2 डॉट साइज। हमने पढ़ा था सीरीज एट्रीब्यूट, उसमें हमने पढ़ा था साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीरीज। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यही वैल्यूज हैं, वैल्यूज के जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उसका साइज। अब ये बोलेंगे सर रवि, रोहन, जानकी, प्रदीप, अब्दुल ये भी तो हैं। नहीं बेटा, ये नहीं है, ये क्या है,
ये है इंडेक्स। ठीक है, तो हम इनको काउंट नहीं करते, इंडेक्स को काउंट नहीं किया जाता, हमेशा इनको काउंट किया जाता है वैल्यूज को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? h2 डॉट साइज इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। हमारे पास एक कोड दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडास एस पी डी, और fst नाम का एक वेरिएबल ले रखा है, उसमें हमने क्या किया है, एक लिस्ट को पास किया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ser1 नाम से क्या किया है, एक सीरीज बनाई है। ठीक है, pd डॉट सीरीज, और उसमें क्या किया, डेटा इक्वल टू क्या किया है, fst, जो वेरिएबल हमने लिस्ट लिया था वही वेरिएबल लिखा है, और उसको क्या किया है, मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि उसको दोगुना करने की कोशिश की है। और जो वेरिएबल मतलब कि जो पूरा सीरीज बन के आया है उसको क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया। फिर से एक्सप्लेन करूं, एक लिस्ट ली है, उससे हम क्या बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं, पर जिस वेरिएबल से हमें सीरीज बनाना है उसको हमने क्या किया है, डबल किया है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैं यहीं पे ही बता देता हूँ, नीचे जाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे डेटा इक्वल टू, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, डेटा इक्वल टू। क्या आज तक अपन ने किसी भी वीडियोस में आपने देखा होगा, क्या कभी अपन ने डेटा इक्वल टू लिखा है क्या सीरीज के अंदर, पैरामीटर के अंदर? नहीं लिखा हुआ है। यानी कि जो डेटा इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, ये सरासर गलत लिखा हुआ है। यानी कि ये लिखा हुआ है तो ये पूरा कोड क्या देने वाला है, एरर देने वाला है। देखो कहीं ऑप्शन में नीचे एरर का ऑप्शन है क्या, ए में ये लिखा हुआ है, बी में कुछ और लिखा हुआ है, सी। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा, सी में देखा कि एरर हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एरर। क्योंकि हम इस तरीके से कभी भी डेटा इक्वल टू करके डेटा देते ही नहीं। भाई डेटा देना ही है तो हम डेटा इक्वल टू क्यों लिखे, डायरेक्टली वो वेरिएबल पास कर देते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पे डेटा इक्वल टू नहीं लिखा होता और इस तरीके से लिखा होता f2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तब क्या होता। ठीक है, सपोज कि ये क्वेश्चन आ गया आपको, तो अब क्या होता है, ये जो वेरिएबल है ना, ये सारे के सारे जो अपन ने लिस्ट में पास किए हैं ना, 9 10 11, ये क्या हो जाएंगे, दो गुने हो जाएंगे। यानी कि 9 18 हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा, और 11 कितना हो जाएगा, 22। तो ऐसा किस केस में हुआ है, 9 18 9 20 और 22। तो ये हुआ है ऑप्शन बी में। तब क्या आता है हमारा आंसर करेक्ट, ऑप्शन बी, 18 20 और 22। ठीक है, अभी के इस केस में हमारे पास एरर आएगी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, डेटा इक्वल टू fst। तो डेटा इक्वल टू कहीं भी दिखे, यदि इस पैरामीटर के अंदर कुछ भी और उल्टी सीधी चीजें लिखी होंगी तो समझ लेना कि सरासर वो क्या हैगा, एरर देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अनुष्का, अनुष्का इज यूजिंग हर इंटरनेट कनेक्शन टू बुक अ ट्रेन टिकट। एक अनुष्का है, नाम की लड़की है, सॉरी अनुष्का नाम की लड़की है, वह चाहती है कि ट्रेन की टिकट बुक कर लें, किसका यूज करके, इंटरनेट का यूज करके। ठीक है, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ लीविंग ए ट्रेल ऑफ वेब एक्टिविटीज कैरिड बाय हर। ठीक है, ये किस टाइप का एग्जांपल है, व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल लॉगिन बोला जाएगा, डिजिटल फुटप्रिंट बोला जाएगा, डिजिटल लॉग ऑफ कहा जाएगा, या फिर डिजिटल एरर कहा जाएगा। एरर तो किसी प्रकार की आ नहीं रही है, तो डिजिटल एरर तो होगा नहीं। डिजिटल लॉगिन, क्या कहीं लॉगिन करते हुए दिख रहा है उसका, नहीं दिख रहा। लॉग ऑफ भी नहीं होता। एक ही टॉपिक है जो हमने इस साल पढ़ा हुआ है, डिजिटल फुटप्रिंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि चाहे या अनचाहे में जो भी हम डेटा दे देते हैं इंटरनेट पे, सर्वर पे जो स्टोर हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, डिजिटल फुटप्रिंट। तो इस केस में भी यही हुआ है कि अनिष्का ने टिकट बुक करी है, तो उसने सीधी सी बात है अपना नाम बताया होगा, पता नहीं बताया होगा, तो नहीं बताया होगा, नाम बताया होगा, अपनी एज बताई होगी, और ये भी बोला होगा कि मुझे कौन सी बर्थ चाहिए। ठीक है, तो ये सारी, आधार कार्ड का नंबर बताया होगा अपनी आईडी के लिए। तो उसने क्या किया है, खुद से चाहते हुए क्या किया है, अपना डेटा स्टोर करवाया सर्वर पर। यानी कि ये किस टाइप का है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल फुटप्रिंट का। ठीक है, समझ में आ गया। Now come to question number 30. Consider the graph. Write the code to plot it. एक तरह का ग्राफ दिया गया है और हमको बताना है कि इसको बनाने के लिए कौन सा कोड लगेगा। तो दिख कौन सा रहा है हमको ये ग्राफ दिख रहा है हमें, लाइन ग्राफ। ठीक है, अब लाइन ग्राफ कब बनता है, जब x और y पॉइंट मिलते हैं, वहां पे क्या बन जाता है, एक गोला बन जाता है, यानी कि हमको पॉइंट बन जाता है, और फिर हम उन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो लाइन ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो हमें देख लेना है सबसे पहली चीज की पॉइंट कहाँ कहाँ पे मिले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें मिला है, पहले x लिखा जाता है फिर y, तो 1, 10। ठीक है, x क्या है 1 और y क्या है
10 है। ये किस केस में? पहला। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है? 2 से थोड़ा ऊपर 3 और ये सॉरी 2 पे है, ठीक है, 2 पे, और इधर किधर पे है? इधर 30 से थोड़ा ऊपर 31, यानी कि 2,31। तीसरा पॉइंट कहाँ दिख रहा है? ये 3 और x तो 3 और y कितना दिख रहा है? 10, 15 या 15 या 16, ठीक है, नीचे 16 या 15 16 के बीच में, ठीक है, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है ये सेंटर से, हाँ 15 या 16 पे। इसके बाद 4 पे जाएंगे तो 4, 13 या 14, ठीक है, कम है, यानी कि ये बीच से थोड़ा सा कम है, यानी कि 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15 या 14, 15 से भी और नीचे 14 है या 13 है। और यहाँ पे आखिरी वाला कितना है? 5 और 20, ये तो एग्जैक्ट यहाँ 20 की लाइन पे दिख रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस तरीके के हमारे मिल रहे हैं, ठीक है, ये अपना ग्राफ है। अब देख लेते हैं, सबसे पहला ही मिला के देख लेते हैं। 1, 10, हाँ ये 1, 10 मिल रहा है, ठीक है, ये ए और बी पॉइंट है, और प्लॉट करके हमने क्या पास किए हैं? ए बी, यानी कि एक्स और वाई पॉइंट्स हमने इसको दिए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? 1, दूसरा 10 है, यानी कि 1,10 पे पहला पॉइंट बनेगा, हाँ सही है। 2,31, हाँ ये 2,31 सेकंड भी सही है। 3,16, 3 और ये 15 1 16, ये भी सही है 3,16। और 4,14, 4 x है, फिफ्थ 14 क्या है? y, ये भी सही है। और 5,20, ओ ये तो सही बात, ठीक है। तो ये पहला ही जो हमारा ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी को ही आंख बंद करके आप क्या कर दो? करेक्ट लगा दो, बाकी को चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स हमको मिल गए और उसी से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और बाकी में इस तरीके से कुछ पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स। यहाँ देखो 40 पे पहुंच गया, तो 40 तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं है, सो ये तो रॉन्ग है ही। इसके बाद ऑप्शन सी में भी यहाँ पे ये बाद में ग्राफ कम ज्यादा हुआ है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ तो साफ साफ लिख रखा है बी कॉमा ए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ए कॉमा बी पे बन रहा है, ठीक है, स्मॉल वैल्यूज सारी ए में है, यानी कि एक्स में है। और लास्ट में क्या किया? इस तरीके से देखो, ये ब्रैकेट लगा के वैल्यूज डाली, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा रखा है। सो ये भी एरर ही देगा मेरे को लग रहा है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस गलत है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए ही, क्योंकि उसमें जो एक्स और वाई पॉइंट थे वो हमने देख लिए, और एक्स और वाई पॉइंट से ही वो लाइन ग्राफ बनाए, इसलिए दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31। Okay, now see question number 31. Read the statement given below and identify the right option to draw a histogram. ठीक है, हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे एक हिस्टोग्राम बनाने के लिए। स्टेटमेंट ए कहता है टू मेक ए हिस्टोग्राम विथ मैटप्लॉटलिब वी कैन यूज द plt डॉट हिस्ट फंक्शन। क्या ये सही होगा? आगे देखते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि यदि हम हिस्टोग्राम बनाना है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हुए तो हमें plt डॉट हिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बी क्या कहता है? द बिन पैरामीटर इज कंपलसरी टू क्रिएट हिस्टोग्राम। यदि हिस्टोग्राम बनाना है तो आपको हिस्ट फंक्शन में क्या करना होगा? बिन पैरामीटर देना बिल्कुल कंपलसरी होगा, यदि बिन पैरामीटर नहीं देंगे तो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमें बताना है स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी आर करेक्ट, यानी कि हमें क्या बताना है? ऑप्शन कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट, यानी कि ए और बी दोनों ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, ए सही है बट बी गलत है। और लास्ट में कह रहा है ए गलत है पर बी सही है। तो अब पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट ए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यदि हम देखें टू मेक ए हिस्टोग्राम विद मैटप्लॉटलिब वी कैन यूज द plt डॉट हिस्ट फंक्शन, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब भी हमें हिस्टोग्राम बनाना रहता है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? plt डॉट हिस्ट यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ए तो हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। तो हम हमारे इनकरेक्ट वाले तो जो ऑप्शन है वो तो क्या हो गए? गलत हो गए, कि जिसमें इनकरेक्ट लिखा हुआ है ए, यानी कि बी हट गया, ठीक है, और डी भी हट गया, क्योंकि ए सही है यानी कि बी और डी हट गया। अब हमें चूज करना है ए और सी में से।
अब देख लेते हैं बी किसमें सही है या गलत है। द बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट हिस्टोग्राम। ठीक है, जब अपन ने थ्योरी पढ़ा होगा याद होगा कि यदि हम बिन पैरामीटर नहीं भी देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप कुछ अपने आप से क्या करता है, बिन क्या करता है, ले लेता है, यानी कि कितनी वैल्यूज लेनी है उसको एक हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए वो खुद से क्या करता है, डिवाइड करके उन वैल्यूज को ले लेता है कि कितनी फॉल होंगे इंटरवल्स एक हिस्टोग्राम क्रिएट करने पे। तो वो बिन पैरामीटर खुद से ले लेता है यदि हम खुद से नहीं देते हैं। तो बिन पैरामीटर बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं होता है। सो ये वाले केस में क्या होता है, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। सो हमने क्या देखा, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ऐसा किस केस में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रहेगा कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए फंक्शन तो यूज करते हैं लेकिन बिन पैरामीटर क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल क्रिएट अ वर्टिकल बार चार्ट। हमें बताना है कि एक वर्टिकल बार चार्ट बनाना है, उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन लगता है। तो सबसे पहला देख लेते हैं प्लॉट। प्लॉट फंक्शन से कोई बार चार्ट बनाने का कोई सवाल ही नहीं होता। प्लॉट फंक्शन सिंपली कोई भी प्लॉट बनाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट फॉर मेकिंग वर्टिकल बार चार्ट। नेक्स्ट है हमारा बार। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, बार से हम क्या करते हैं, बार चार्ट बनाते हैं। पर अभी आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, शायद कुछ और ऑप्शन मिल जाए। प्लॉट बार, प्लॉट बार नाम का तो ऐसा कोई फंक्शन होता ही नहीं है। एंड लास्ट वन इज बार एच। बार एच क्या करता है, बार एच क्या करता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्रिएट करता है। ठीक है, यदि हमें इसी क्वेश्चन में बोला होता कि भाई कौन सा फंक्शन आपको लगेगा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाने के लिए या हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, बार एच, जहां पे एच क्या है, हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए। लेकिन हमें कौन सा बनाना है, वर्टिकल, तो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल बनता है किस फंक्शन से, बार फंक्शन से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है बार। ठीक है, तो वर्टिकल बार चार्ट बनाना है तो सिंपली बार लिख देना है, याद रहेगा। और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं, बार एच। इसके अलावा प्लॉट और प्लॉट बार फंक्शन का हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं बार चार्ट बनाने के लिए। सो दे आर बोथ रॉन्ग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है जिसमें मुझे बहुत दिक्कत होती है, टेंशन सा लगता है ये क्वेश्चन देख के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन से स्टेटमेंट एक किसी भी इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करते हैं कि भाई हाँ आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियली रहेगी, यानी कि किसी को पता नहीं चलेगी। ठीक है, गुप्त रखी जाएगी। स्टेटमेंट 1, यूज ऑफ फायरवॉल वेन एवर पॉसिबल। ठीक है, हम फायरवॉल का यूज करेंगे जहां तक हो सकेगा, तो उससे आपकी कॉन्फिडेंशियली बनी रहेगी। स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है, डू नॉट ईमेल कॉन्फिडेंशियल डेटा, कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है कभी भी ईमेल ना करें। सो पहला ऑप्शन है, पहले तो फायरवॉल समझ लो। फायरवॉल का काम क्या होता है, ये होता है आग की दीवार। आग की दीवार का क्या काम होता है, कौन सी पिक्चर है, कौन सी पिक्चर है, कौन सी पिक्चर है, बाहुबली। बाहुबली में देखा होगा आग की दीवार बनती है, वो बाहुबली जब छुड़ा के ले जाता है वो रथ के ऊपर, तो वो क्या करता है, एक आग का भूसा टाइप का रहता है, उसको आग लगा के क्या करते हैं, गेट के सामने डाल देते हैं। उससे क्या होता है, बाहर के लोग अंदर नहीं जा पाते हैं और अंदर के लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, फायरवॉल। ठीक है, आग की दीवार। तो यही इसी तरीके से उसका नाम पड़ा है कि पुराने जमाने में जब आक्रमण किए जाते थे तो क्या होता था, लोग दीवारों पे इस तरीके से भूसा भूसा डाल के आग लगाते थे तो दुश्मन अंदर नहीं घुस पाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके का काम होता है इंटरनेट पे भी कि हम फायरवॉल यूज करते हैं, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि जो बाहर से अटैकर्स रहते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को या किसी भी चीज को हमारे नेटवर्क में वो घुस नहीं पाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या करेक्ट होगा, हाँ जी हाँ, यदि हम फायरवॉल यूज करेंगे तो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी की सिक्योरिटी बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे, डू नॉट ईमेल कॉन्फिडेंशियल डेटा। हमें कॉन्फिडेंशियल डेटा को ईमेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इस केस में तो मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंशियल डेटा ईमेल ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा अपन ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए रहता है, बंदे को यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए कॉन्फिडेंशियल डेटा ईमेल, नहीं, अपन कॉन्फिडेंशियल डेटा को ईमेल ही करना चाहिए। देखा होगा जो अपना
ओटीपी आता है पासवर्ड वगैरह को क्या बोलते हैं रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोर बोल रहा हूँ, जब फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो हमारे जो ओटीपी वगैरह आते हैं वो कहाँ आते हैं, मेल पे ही तो आते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि हर एक बंदे के पास नहीं पहुंच पाता। जिसको ईमेल आईडी, यूजर आईडी, नेम, पासवर्ड पता होगा उसी के ईमेल आईडी पे वो आता है जिससे आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप ये समझ सकते हैं कि डू नॉट ईमेल कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल डेटा जहां तक हो सके ईमेल ही करें, क्योंकि जिसको भेजते हो सिर्फ उसी को ही पहुंचता है, किसी और को नहीं पहुंचता है, और वो हमेशा सिक्योर रहता है, क्योंकि कोई दूसरा बंदा सामने वाले की ईमेल नहीं पढ़ सकता जब तक उसके पास उसके ईमेल का आईडी और पासवर्ड ना हो। तो इस केस में केस 1 ट्रू है और केस 2 कैसा है हमारा, फॉल्स है, यानी कि गलत है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेंगे क्या कॉन्फिडेंशियलिटी, नहीं। ठीक है, सेकंड वाला कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ को इंश्योर नहीं करता। स्टेटमेंट 1 बट नॉट स्टेटमेंट 2, नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 बट नॉट स्टेटमेंट 1। बट हमने क्या देखा, हाँ फर्स्ट से कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की सीओटी बनती है, लेकिन सेकंड पे नहीं बनती। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है कि डू नॉट ईमेल कॉन्फिडेंशियल डेटा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, डू नॉट मेल नहीं करोगे किसी को तो कॉन्फिडेंशियल डेटा का कोई सहमति नहीं बनती। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट 1 नॉट स्टेटमेंट 2। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मॉडिफाई द फर्स्ट 3 वैल्यूज ऑफ द सीरीज। हमको पहली 3 वैल्यूज को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, किसके, सीरीज के। तो हम किस तरीके से करते हैं, सीधी बात है, यदि हम इस तरीके से लिखेंगे 0,1,2 इक्वल टू 100, इस तरीके की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से हम कभी देते भी नहीं है। ठीक है, कॉमा लगा के। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन बी, इसमें हमने लिखा है 0,3। ठीक है, हम कॉलन लिखते हैं एंड इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स के लिए, हाँ ये हो सकता है। तो ऐसा ही ऑप्शन ऑप्शन सी में भी मिला है, बट इसमें क्या है, स्टार्टिंग पैरामीटर मिसिंग है। अब बात कर लेते हैं हमें करना क्या है, हमें करना है फर्स्ट 3 वैल्यूज, यानी कि हमें चाहिए 0, 1 और 2 इंडेक्स। ठीक है, कौन कौन से, 0, 1 और 2 इंडेक्स चाहिए। तो ये किस केस में मिल पाएंगे, हमें मालूम है जब हम कॉलन लिखते हैं तो क्या होता है, ये जो एंड इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, 0 मिल जाएगा, 1 भी मिल जाएगा और 2 भी मिल जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी 0 पे रहेगी तो 0 मिल जाएगी, सेकंड वैल्यू जो 1 पे रहेगी वो मिल जाएगी, और थर्ड वैल्यू जो सेकंड इंडेक्स पे रहेगी वो भी मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बनेगा S10:3। ठीक है, स्लाइसिंग में हमने पढ़ रखा है कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग वाली यूनिट आप देख सकते हो यदि आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लगता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम मॉडिफाई भी करते हैं। ठीक है, चेंजेस करना रहता है, ये सब चीजें हम इसी तरीके से करते हैं, स्लाइसिंग वाले पार्ट का ही है ये क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमें बताना है कि इस कोड का, पाइथन कोड का आउटपुट क्या आएगा। क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी डेटा नाम का एक वेरिएबल ले रखा है और एक डिक्शनरी दी गई है जिसमें कीज क्या है सारी, मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 क्या है, की है, और उनकी वैल्यू क्या दी गई है, 90, 95 और 97। और हमने क्या किया, उसी डेटा उसी डिक्शनरी से हमने क्या क्रिएट किया है, एक सीरीज क्रिएट किया है। सो ये क्या है, डिक्शनरी से हमने सीरीज बनाई है। तो हमें मालूम है की से क्या बनती है, इंडेक्स बनती है। की हमेशा क्या बनती है, इंडेक्स बनती है। की हमेशा क्या बनती है, इंडेक्स बनती है। की हमेशा क्या बनती है, इंडेक्स बनती है। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 में की है, तो कहाँ पे किस वाले ऑप्शन में की बनी है, इंडेक्स। तो यहाँ पे तो भैया मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 वैल्यू है। नीचे वाले में जाओ, इसमें मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 क्या है, इंडेक्स है, और इधर वाले में तो कॉलम बना दिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और 90, 95, 97, क्योंकि इसी केस में क्या हुआ है, जो भी डिक्शनरी की है वो क्या बनी है, इंडेक्स बनी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, याद रहेगा डिक्शनरी की क्या बनती है, इंडेक्स बनती है। तो जहां ऐसा होगा वही करेक्ट आंसर होगा।
नाउ वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक। ठीक है, ये तो मैंने कई बार समझा रखा है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है कि लॉक और आई लॉक में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बता रखा है कि लॉक का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास क्या रहते हैं, लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग रहती है। लेवल बेस्ड हमारे जो इंडेक्स रहते हैं, ठीक है, कि हमारे नाम लिखे रहते हैं लेवल में, जैसे अभी ऊपर लिखे हुए थे ना, स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए थे, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे लेबल्स। और यदि इंडेक्स हमारे 0 1 2 3 4 के फॉर्म में होगा तो हम क्या यूज करते हैं, आई लॉक। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन में, बोथ आर लेवल इंडेक्स बेस्ड, ये तो फॉल्स है। बोथ आर इंटीजर बेस्ड, नहीं है, या तो दोनों ही लेवल है, नहीं तो दोनों ही इंटीजर बेस्ड पोजीशन बेस्ड फंक्शन है। लॉक इज लेवल बेस्ड एंड आई लॉक इज इंटीजर पोजीशन बेस्ड फंक्शन। और यहाँ पे हमें मिलता है करेक्ट आंसर। इसी को लाल लगा दो, अगला पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, अपने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें करेक्ट आंसर पता है तो हम फटाक से लगा सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37, राइट करेक्ट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले सेकंड एंड थर्ड रो। ठीक है, हमें एक ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो सेकंड और थर्ड रो को डिस्प्ले करे और सिक्स्थ और सेवंथ कॉलम को डिस्प्ले करे। ठीक है, इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, स्लाइसिंग का। अब समझने वाली बात है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली मस्त बात तो यह है कि इसमें एक जगह क्या लिख रखा है, लॉक। अब लॉक जब लिखा रखा है तो इसमें किसी प्रकार की इंटीजर वैल्यू तो यूज हो ही नहीं सकती, तो बी को कर दो फटाफट से कैंसिल। ये हो गया कैंसिल, ऑप्शन बी खत्म। अब देख लेते हैं ऑप्शन ए और सी में। ऑप्शन ए और सी में हमें क्या चाहिए, रो कौन सी चाहिए, सेकंड रो। यानी कि सेकंड रो कब होगी, 0th इंडेक्स पे फर्स्ट रो होती है और फर्स्ट इंडेक्स पे होती है सेकंड रो। ठीक है, समझ गए, सबको मालूम है कि जहां से इंडेक्स चालू होता है वहां पे कौन सी रो होती है, फर्स्ट। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा होगा, फर्स्ट रो। अब हमें रो कहाँ कहाँ चाहिए, सेकंड एंड थर्ड रो। यानी कि कौन कौन सा इंडेक्स लगेगा अपने को, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट पे क्या रहेगा, हमारी सेकंड रो रहेगी और सेकंड इंडेक्स पे हमारी थर्ड रो रहेगी, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से चालू होते हैं, 0 से। तो अब देखो, यदि हम जाते हैं सेल्स नाम के ये इस वेरिएबल में और आई लॉक लिखते हैं, तो 1 कॉलन 3 लिखा है फर्स्ट पे, तो 1 कॉलन 3 मतलब फर्स्ट तो आना ही आना है और सेकंड आना है। तो क्या यही चाहिए था, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो कॉमा के पहले रहता है हम इसमें क्या देते हैं, स्टार्ट रो और एंड रो। ये हो गया इसमें सही। अब हमें चाहिए सिक्स्थ और सेवंथ कॉलम। सिक्स्थ और सेवंथ कॉलम में ये भी 5 से चालू होगा, तो क्या मिलेगा, फिफ्थ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिक्स एंड सेवंथ कॉलम। तो हमें सिक्स एंड सेवंथ कॉलम चाहिए, तो 5 कॉलम 7 से काम चल जाएगा। जी हाँ, ठीक है, क्योंकि हम यदि फिफ्थ इंडेक्स देंगे मतलब हमें कौन सी रो मिलेगी, फिफ्थ। 5 यदि हम स्टार्ट कॉलम देंगे मतलब कि कौन सा कॉलम मिलेगा, सेवंथ कॉलम। और 5 के बाद कौन सा मिलने वाला है, 5 से कहां तक जा रहे हैं अपन, 6 और 7। तो 7 तो हमारा एंड इंडेक्स है, यानी कि 7 तो कंसीडर होगा ही नहीं, मैंने हमेशा बता रखा है। तो इसमें क्या क्या मिलने वाला है, 5 और 6th नाम का हमको इंडेक्स मिलने वाला है। और 5th और 6th इंडेक्स पे कौन से हैं हमारे कॉलम, 6th और 7th कॉलम हमको मिलेंगे। सीधी बात है कि एक ज्यादा कॉलम हमको मिलता है, जो इंडेक्स रहेगा उससे एक ज्यादा रो हमको मिलती है। यदि सेकंड इंडेक्स है मतलब हमको थर्ड रो मिलेगी, थर्ड इंडेक्स है मतलब हमको फोर्थ रो मिलेगी, सिक्स्थ कॉलम है मतलब हमको सेवंथ कॉलम मिलेगा, और सेवंथ कॉलम है मतलब हमको एट्थ कॉलम मिलने वाला है। क्योंकि कहानी कहां से चालू होती है, कहानी चालू होती है 0 से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। ठीक है भाई, रुक जाओ आधे घंटे और, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द फॉलोइंग कोड क्रिएट्स अ डेटा फ्रेम नेम D1 विथ ब्लैंक रोज। हमें बताना है कि ये जो डेटा फ्रेम हम क्रिएट करेंगे तो इसमें कितनी रोज होंगी। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं ये किससे बनाया गया है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, और डेटा फ्रेम के अंदर हमने उसी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को क्या कर दिया है, पास कर दिया, मतलब इससे एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है। और वो डेटा फ्रेम किस में है, D1 में। ठीक है, इसको प्रिंट नहीं किया इनने, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रिंट D1 मतलब कि इसको प्रिंट करने पे क्या आएगा। ठीक है, उनने लिख रखा है, ये मत बोल देना कि एरर आएगी क्योंकि इसने प्रिंट ही नहीं किया। ठीक है, अब हमको बताना है कितनी रो बनेगी इसमें। तो हमेशा याद रखना कि हम यहां देख रहे हैं कि जो इंडेक्स हैं वो कितने हैं,
1 और 2 कितने हैं इसमें इंडेक्स, ए और बी है, और दूसरे वाले में कितने हैं, ए बी और सी है। ठीक है, तो इस पे कैसे पता चलेगा कि कितनी रोज क्रिएट होंगी। तो भाई इसका सिंपल सा फंडा ये याद रखना कि यहाँ पे जितने इंडेक्स फर्स्ट वाले में दिए होंगे, कितने दिए हुए हैं, 2। ठीक है, दो ही इंडेक्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो इंडेक्स बोल रहा हूँ की, ठीक है, वही इंडेक्स बनते हैं, वो हमें मालूम है। तो जितने इंडेक्स रहेंगे फर्स्ट में वो उतने ही हमको रोज मिलने वाली है। यहाँ ए और बी है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हमारे पास रो मिलने वाली है, 2 रो मिलने वाली है। ठीक है, याद रहेगा, स्टार्टिंग में देख लेना, यहाँ पे ए बी है तो हमें कितनी रोज मिल जाएंगी, 2 रो मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है जिनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, नहीं ये पैसे लेता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाले से सीडी खरीदना पड़ता है मार्केट से और उसके बाद इंस्टॉल होता है। एडोब फोटोशॉप, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद ही हम फोटो वगैरह एडिट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल, हाँ ये हो सकता है यदि ऑप्शन डी नहीं होगा तो। एमएस पावर पॉइंट, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले का ही है और माइक्रोसॉफ्ट वाले बहुत कम देते हैं फ्री में चीजें, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब कैसे हैं, पेड है, ठीक है, हमें खरीदना पड़ता है, फ्री हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है माई एसक्यूएल, और ये हमने कई बार पढ़ा, इट इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर में डाल के डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं डेटा को। Now come to question number 40. Mr. Ankit wants to change the index of the data frame and the output for the same. एक मिस्टर अंकित नाम के लड़के हैं, वह चाहते हैं कि जो ये डेटा फ्रेम है इसके इंडेक्स चेंज कर दें, ठीक है, और उन्होंने चेंज भी कर लिए हैं, नीचे इस तरीके का उनको डेटा चाहिए। ठीक है, अब उनको कौन सी कमांड चलाना पड़ेगा कि इस तरीके का उनको इंडेक्स मिल जाए, जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट, उनको क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो df डॉट इंडेक्स फंक्शन इक्वल टू ऐसा करके हम कभी नहीं लिखते, तो ऑप्शन डी तो इसमें सरासर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी भी देखो, df डॉट इंडेक्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनने क्या लिखा है, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट, ऐसा भी हम कभी नहीं लिखते, या तो इक्वल टू लगाना पड़ता है या तो राउंड ब्रैकेट में होते तो भी एक पल काम चल जाता, क्योंकि एज अ पैरामीटर हम देते हैं चीजों को कई बार। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं है। अब आ जाते हैं ऑप्शन ए में। ठीक है, df डॉट इंडेक्स और स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं सिंपली, और एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट इस तरीके क्या है ऑप्शन दिए। सो इस तरीके से भी नहीं किया जाता, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो भूल जाओ इसको। ठीक है, बस ये याद रखना कि हम इस तरीके से df डॉट इंडेक्स नहीं देते, क्योंकि इंडेक्स क्या है, एक एट्रीब्यूट है, तो उसके आगे हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन सी जो कि है df डॉट इंडेक्स, और ऐसा हमें मालूम है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडेक्स दे सकते हैं। तो df डॉट इंडेक्स करके इक्वल टू में यदि हम एक लिस्ट पास करें और उसमें इंडेक्स दे दें तो हम क्या कर सकते हैं, एक डेटा फ्रेम के इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमारे मिस्टर अंकित साहब ने किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने इसी मेथड का यूज करके क्या किया है, अभी नीचे चलते हैं। ठीक है, इन्हीं ने क्या किया है कि उस डेटा फ्रेम के इंडेक्स चेंज कर दिए। उनको क्या करना था, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट करना था, उन्होंने क्या लिखा, df डॉट इंडेक्स और इक्वल टू करके लिस्ट में पास कर दिए तीनों के तीनों पैरामीटर एज स्ट्रिंग। देख लेना कई बार यहाँ पे ऊपर नहीं लगे होते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा, कुछ में लगे रहते हैं, कुछ में नहीं लगे रहते, तो जिसमें लगे रहेंगे भाई साहब वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41, रिप्लेस द रो लेवल अंकित विद अंकिता। ठीक है, गलती से किसी ने अंकिता को अंकित लिख दिया, तो हमें उसको चेंज करके फिर से क्या करना है, रो लेवल को अंकित का अंकिता करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, सो सबसे पहला ऑप्शन है df डॉट रीनेम अंकित कॉलन अंकिता, क्या इससे हो पाएगा। इसके बाद यहाँ देखो रीनेम का आर कैपिटल है, मैंने हमेशा बताया कि कोई फंक्शन है, मेथड है, उसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता ही नहीं है, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, हटा ही देते हैं, मतलब ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, नाउ ऑप्शन बी df डॉट रीनेम, क्या df डॉट रीनेम होगा, हाँ ये कुछ कुछ लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, df डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस नाम का अपन ने कोई फंक्शन सुना है अभी तक, बिल्कुल भी नहीं सुना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत। एंड नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, df डॉट रीनेम। जब भी हमें रीनेम करना रहता है लेबल्स को तो हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम लिख के क्या लिखते हैं, रीनेम फंक्शन का यूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट में एज अ पैरामीटर में हम क्या पास करते हैं, करली ब्रैकेट्स में जिसको चेंज करना है, कॉलन लगा के जिससे चेंज करना है। तो अंकित को क्या करना था, अंकिता, तो हमने क्या लिखा, अंकित सिंगल ब्रैकेट में कॉलन लगा के अंकिता। तो अंकित जहां जहां होगा वहां क्या हो जाएगा, अंकिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 42, टू सिलेक्ट रो वेयर 50 एंड अबव मार्क्स आर स्कोर्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट। हमें एक ऐसी रो सिलेक्ट करनी है या वो सारी रो सिलेक्ट करनी है जिनमें मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा होंगे। तो सिलेक्ट करने का तो हमें मालूम है, df लिख के df डॉट इंग्लिश लिखेंगे, इससे सिलेक्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही लिखा है। अब 50 और 50 से ज्यादा वाले सभी रोस आने चाहिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 50, यानी कि सिर्फ 50 से ज्यादा वाले आएंगे। ठीक है, बट 50 वाले आएंगे क्या, नहीं आएंगे, हमें 50 वाले भी चाहिए। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन देखो, df इंग्लिश ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन मतलब 50 से ज्यादा वाले भी आएंगे और 50 के बराबर वाले भी आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन बी होता है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इक्वल टू ग्रेटर देन सुना है क्या कभी, नहीं सुना है। ठीक है, जो कि अगला वाला ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वाला देखोगे तो df डॉट इंग्लिश इक्वल टू ग्रेटर देन, ऐसा कोई सिंबल होता ही नहीं, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होता, हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू, यही होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। एंड इक्वल टू में तो क्या होगा, सिर्फ जिसकी वैल्यू 50 होंगे, जिसके नंबर 50 होंगे, सिर्फ वही वही आएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 43, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमें बताना है कि नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है, उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है s1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज 5 6 7 8 10, वैल्यू दी गई है और इंडेक्स दिए गए हैं जो कि हमने खुद से दिए गए हैं। इंडेक्स इक्वल टू लिख के v w x y और z, ये हमने क्या किए हैं, खुद से इंडेक्स दिए हैं। इसके बाद हमने लिखा है l इक्वल टू 26146, हमने एक वैल्यू दी है, एक लिस्ट पास की है, उसको l नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया है और फिर क्या किया है, उस वेरिएबल को फिर से यहाँ pd डॉट सीरीज नाम के वेरिएबल में पास किया है और उसके भी कुछ इंडेक्स दिए और उस सीरीज को नाम दिया है s2। यानी कि कुल मिला के क्या किया गया है, हमने s1 और s2 नाम के क्या किए, दो सीरीज क्रिएट किए हैं जिसमें अलग अलग तरीके से वैल्यूज दी हैं। एक में डायरेक्टली वैल्यू दे दी है और दूसरे में पहले एक वेरिएबल में लिया है और उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया है एज अ पैरामीटर। ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, प्रिंट s1 माइनस s2, यानी कि हमने क्या किया, जो s1 के एलिमेंट है उससे क्या किया है, s2 के एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमें मालूम है। और एक बात और हमें मालूम है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, वो कैसे होते हैं, इंडेक्स बेस्ड होते हैं। यानी कि जिस इंडेक्स पे जो चीज रहती है वही क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। और जिनका इंडेक्स नहीं होता, जहां भी मिसमैच होती है वहां पे क्या आता है, NaN की एरर आती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं किस तरीके के ऑप्शंस हैं और उसके हिसाब से मिला के देखते हैं। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले ऐसे ही देख लेते हैं सीक्वेंस। ए कितना है, 0 है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ए, सॉरी ऐसा नहीं मैच करते क्योंकि ए तो है ऊपर वाले में, नहीं हमें पता कैसे चलेगा करेक्ट आंसर क्या। हम कर लेते हैं वी की बात। ठीक है, वी हम देख लेते हैं इसमें है और नीचे वाले में भी है क्या, हाँ है। ठीक है, तो वी है, ऊपर वाले से मैच कराते हैं, वी और वी देख लेते हैं। वी पे क्या है, इधर 5 है और नीचे वाला जो वी इंडेक्स है उस पे क्या है, 6 है। यानी कि 5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि -1। अब देख लेते हैं कि -1 कहाँ कहाँ पे है। ए ऑप्शन में भी वी पे -1.0 है, हाँ है, यानी कि ये भी हो सकता है। बी ऑप्शन में भी वी पे -1.0 है, यहाँ पे भी है। ऑप्शन सी में भी वी पे -1.0, सी में भी है और डी में भी वी पे -1.0, यानी कि हम इससे तो पता नहीं कर सकते कि आउटपुट क्या आने वाला है। अब हम देख लेते हैं W के लिए, क्या ऊपर W है, यहाँ पे भी W है और नीचे भी W है, यहाँ पे भी W है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ W पे कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे W पे है 6 और यहाँ पे W पे है 4, 6 - 4 इज 2। यहाँ पे क्या है, W पे 2 है, हाँ है। नीचे वाले में W पे भी 2 है, थर्ड में भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि सेकेंड वैल्यू से भी हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं X पे, X देख लेते हैं ऊपर वाले में है
पर जो x पैरामीटर है नीचे वाले में नहीं है, यानी कि जब माइनस करेंगे तो x में क्या एरर आनी चाहिए, x के केस में आनी चाहिए, क्योंकि x इंडेक्स नीचे नहीं है, मतलब इंडेक्स नहीं मिलेगा तो क्या आएगी एरर, NaN। तो हम देख लेते हैं कि NaN किस किस में है। ऑप्शन ए में x में NaN है, हाँ है, यानी कि ये हो सकता है। ऑप्शन बी में भी है NaN, ऑप्शन सी में x ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी में x में 3.0 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि जो ऑप्शन x है उसमें क्या है, NaN है, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है। अब आते हैं y के केस में, यहाँ पे y है, हाँ है, यहाँ पे ही y है, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 8, और इधर पे y की वैल्यू कितनी है, 6। 8 में से 6 गए 2, तो y में y2 किस में है, NaN वाला तो हमको मालूम है, x में NaN इसमें है, और y में 2 है, यानी कि a और b में से कोई सा आंसर हमारा बनता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, जिसमें हम देख लेते हैं कि z है इसमें, और इसमें क्या है हमारे पास, इसमें भी z है, यानी कि 10, और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 8, तो z में हमारे पास क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, सॉरी z में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो ये तो हो गया सही। अब हम देखेंगे a के लिए क्या आता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि a इसमें है पर ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है, ऊपर है इसमें है पर नीचे वाले में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नहीं है, मिसमैच हुआ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए में भी क्या आना चाहिए, NaN आना चाहिए। तो इसी केस में हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, ए में NaN आ रहा है और क्या आ रहा है, x में NaN आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे इंडेक्स हैं जो एक में है और दूसरे में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करता हूं, बस मैं ये बता दे रहा हूं आपको कि हमेशा इंडेक्स बेस्ड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। यदि इंडेक्स ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में मिलते हैं तो आंसर आ जाता है। यदि एक में है दूसरे में नहीं है, या दूसरे में पहले वाले में नहीं है, तो उस केस में हमेशा क्या आंसर आएगा, उस केस में हमेशा आउटपुट आएगा NaN, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है। डिस्पोजिंग ऑफ गैजेट्स एंड डिवाइसेस प्रॉपर्ली इज कॉल्ड, यदि हम हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मोबाइल है, खराब हो गया, तोड़फोड़ दिए, तो उनको डिस्पोज कर देते हैं अच्छी तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, साइबर फॉरेंसिक, ई वेस्ट मैनेजमेंट, मॉडर्नाइजेशन या नन। इसको क्या कहा जाता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकला है उसको आप कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, कितने अच्छे तरीके से डिस्पोज करते हो। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो इजी सवाल था, सबको बन गया होगा। नेक्स्ट, विच आर्गुमेंट इज यूज्ड टू चेंज द विड्थ ऑफ ए लाइन, ठीक है। ये हमने बहुत बार किया है कि हमें विड्थ ऑफ लाइन चेंज करना है, कि हमें लाइन को पतली करना है, मोटी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको कौन सा आर्गुमेंट लगता है, तो इसके लिए हमें लगता है मार्कर साइज। नहीं, मार्कर साइज से तो हम क्या करते हैं, मार्कर का साइज छोटा बड़ा करते हैं। लाइन स्टाइल, नहीं, लाइन स्टाइल से हम क्या करते हैं, लाइन की स्टाइल चेंज करते हैं, डॉटेड बनानी है, सॉलिड बनानी है, हम क्या करते हैं, लाइन की स्टाइल बताते हैं। लाइन विड्थ, हाँ ये हो सकता है। और आखिरी क्या है, विड्थ। विड्थ नाम का तो ऐसा कोई आर्गुमेंट होता नहीं है, क्योंकि हर एक आर्गुमेंट में क्या कहते हैं, लाइन लिखा रहता है, ठीक है। तो हमें लाइन की विड्थ चेंज करना है, तो इसका क्या होगा, लाइन विड्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट ए हिस्टोग्राम ऑफ स्टेप टाइप विद 20 बिन्स। हमको एक हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, स्टेप टाइप विद 20 बिन्स, यानी कि जो इसकी स्टेप टाइप है वो कितनी होनी चाहिए, 20 बिन। खुद से दे रहे हैं, ठीक है। यदि नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है, ये पता है, और जब हम खुद से देते हैं बिन तो वो किस तरीके का दिखाई देता है, तो वो हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, plt.his x bins इक्वल टू 0 कॉमा हिज टाइप इक्वल टू बार स्टैक। ये तो इस तरीके से हिज टाइप इज इक्वल टू बार स्टैक, ये नहीं होगा, क्योंकि हमको कैसा चाहिए, स्टेप वाला चाहिए, ठीक है। plt.his x इक्वल टू बिन्स इक्वल टू 20, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमने अभी भी क्या बताया, स्टेप टाइप नहीं बताया, किस टाइप का हिस्टोग्राम बताना है। हिस्टोग्राम का टाइप क्या है हमारा, स्टेप टाइप का, ठीक है। तो इसमें तो हमने टाइप लिखा ही नहीं है, हिज टाइप नाम का पैरामीटर नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है, तो ए और बी तो हो गया हमारे कैंसिल आउट, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, plt.his x बिन्स इक्वल 20, यहाँ तक ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक और पैरामीटर दिया है, हिज टाइप इक्वल टू स्टेप, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। और ऑप्शन डी यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या दिया है, हिज टाइप इक्वल टू हिस्ट दिया गया है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें हिज टाइप कैसा चाहिए था,
स्टेप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसको याद कर लो। ठीक है, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, ये पहली बार देखा होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हम क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, बिन्स इक्वल टू 20 यानी कि कितने बिन्स चाहिए, और हिस्ट टाइप में हम लिखते हैं किस टाइप का हमें हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। तो हमें स्टेप टाइप का क्रिएट करना था, तो हमने क्या लिखा, स्टेप टाइप इज इक्वल टू, सॉरी, हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सिलेक्ट ए कमांड टू ऐड कॉलम एलिजिबल विथ वैल्यू यस। हमें क्या करना है, एक एलिजिबल नाम का कॉलम ऐड करना है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको मालूम है कि कभी भी हम राउंड ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी अपन ने कई बार डेटा फ्रेम बनाया है, तो इस तरीके का जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत होता है। डीएफ के साथ राउंड ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, होता है कभी तो हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ऑप्शन हो जाता है गलत। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, डीएफ डॉट एलिजिबल इक्वल टू यस। अब हमें क्या करना है, कॉलम ऐड करना है। ठीक है, इक्वल टू यस से तो क्या होता है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं क्या इक्वल टू यस है या नहीं है। ठीक है, इक्वल टू हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट बोल रहा हूँ, कंपेयर करने के लिए, क्या डीएफ एलिजिबल यस के बराबर है या नहीं है। तो इक्वल टू वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अब हमारे पास बचते हैं नन ऑफ द अबव और ये वाला ऑप्शन। सो यहाँ क्या देखा, डीएफ डॉट एलिजिबल इक्वल टू यस, हमने क्या किया ये। क्या हम इससे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कॉलम को, नहीं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास अलग से मेथड होती है, उसी से ही हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से तो हम सिंपली एक वैल्यू दे सकते हैं एलिजिबल नाम के किसी भी वेरिएबल को या उस कॉलम को। ठीक है, बट हमें क्या करना है, पूरा का पूरा क्या करना है, सिलेक्ट ए कॉलम ऐड टू कॉलम एलिजिबल विथ वैल्यू यस। ठीक है, हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट अ कमांड टू ऐड अ कॉलम एलिजिबल विथ वैल्यू यस। ठीक है, एक कॉलम ऐड करना है जिसकी वैल्यू यस होगी। तो हम इन तीनों तरीके से इस तरीके से नहीं कर सकते। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर टू डेटा फ्रेम्स। हम एक डेटा फ्रेम को कंसीडर कर सकते हैं, डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2। ठीक है, हमने दो डेटा फ्रेम ले लिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू कंबाइन दीज टू डेटा फ्रेम। हमें इन क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, सो डीएफ डॉट रिजल्ट, ये तो वेरिएबल है। पीडी डॉट कॉन्केट, क्या हम कॉन्केट मेथड यूज कर सकते हैं, df1 कॉमा df2 लिखेंगे तो क्या ये कॉन्केट हो जाएंगे, देखते हैं आगे। ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट df डॉट रिजल्ट df1 डॉट कॉन्केट df2, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं। ठीक है, ऐसा हम नहीं करते, df1 के साथ डॉट लगा कॉन्केट लिखते हैं। ऑप्शन सी pd डॉट कॉन्केट df1 कॉमा df2, क्या ये होगा, नहीं होगा। ठीक है, यदि हम जब भी हमें याद रखना है कि जब भी हम एक से ज्यादा वैल्यू देते हैं कॉन्केट में या एक से ज्यादा डेटा फ्रेम देते हैं, तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, लिस्ट फॉर्म में रहता है, और इस तरीके से कभी देते ही नहीं स्क्वायर ब्रैकेट में df1 लिख के। नीचे के तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, गलत, क्योंकि हमें df1 और df2 को कंबाइन करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, pd डॉट कॉन्केट फंक्शन का यूज करते हैं। कॉन्केट फंक्शन का हमेशा क्या काम रहता है, डेटा फ्रेम को कंबाइन करने का, और इसको हमेशा एज ए लिस्ट ही पास करेंगे। ठीक है, मैंने हमेशा बताया जब भी मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो वो हमेशा किस फॉर्म में जाएंगी, एज अ लिस्ट। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द डेटा फ्रेम df अंडरस्कोर मार्क्स गिवन बिलो। हमें एक क्या दिया गया है, डेटा फ्रेम दिया गया है। ठीक है, ये नीचे बना हुआ है ये डेटा फ्रेम। अब हमें क्या करना है, इसमें कहां से कहां तक की वैल्यू है, 0 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, चूज द कमांड टू ऐड फोर्थ रो गिवन बिलो इनटू द डेटा फ्रेम। हमको क्या करना है कि इसमें एक और रो ऐड करनी है। ठीक है, इसी के बाद तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, देख लेते हैं हमें कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी यदि हमें इसमें फोर्थ रो ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, df अंडरस्कोर मार्क्स डॉट इंसर्ट। ठीक है, क्या लिखा है, नो रो इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू 4। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। इंसर्ट से तो हम क्या करते हैं, हमें इंडेक्स देना पड़ेगा कहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, अब आते हैं df डॉट मार्क्स df डॉट अपेंड न्यू रो इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि हमारा जो फोर्थ रो है हम आखिरी में ही ऐड करेंगे तो अपेंड हो सकता है। ठीक है,
नाउ ऑप्शन सी हमने पढ़ा df डॉट मार्क्स कॉनकैट, ठीक है। कॉनकैट से क्या होता है, कॉनकैट तो हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं, दो रो को कंबाइन करने के लिए यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, सो कॉनकैट नहीं होगा। एंड लास्ट इज df डॉट मार्क्स एड न्यू रो इग्नोर इंडेक्स, इग्नोर अंडर इंडेक्स, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास रॉन्ग आंसर है, ठीक है। हम ऐड मेथड का यूज नहीं करने वाले हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, अपेंड मेथड, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जब भी हमें एक न्यू रो ऐड करनी रहेगी तो हम क्या करते हैं, अपेंड मेथड का यूज करते हैं, क्या करते हैं, न्यू रो को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर याद करना df डॉट मार्क्स डॉट अपेंड, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू रो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम में, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन सी, हमारा ये लास्ट सेक्शन है, ठीक है। तो सेक्शन सी में हमारे पास 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं। मिस्टर प्रदीप इज वर्किंग एज आईटी प्रोफेशनल, जो मिस्टर प्रदीप है वो कहाँ काम करते हैं, आईटी कंपनी में एक आईटी प्रोफेशनल है। ही हैज प्रोवाइडेड सम डेटा टू डेवलप एन एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट डेटा, उनको कुछ डेटा दिया गया है ताकि वो अपने स्टूडेंट के डेटा को क्या कर सके, मैनेज कर सके। यूजिंग विच ही क्रिएटेड ए डेटा फ्रेम, उस डेटा को यूज करके उन्होंने एक डेटा फ्रेम बनाया है जो कि नीचे दिख रहा होगा तुमको। यूजिंग विच ही क्रिएटेड डेटा फ्रेम विच इज गिवन बिलो, ही वांट टू डू सम ऑपरेशन ऑन डेटा हेल्प हिम टू कंप्लीट द टास्क, उनको क्या करना है, ये जो डेटा फ्रेम है उनने बनाया है जो डेटा से, उस पर कुछ ऑपरेशन करने हैं, तो उनकी मदद अपने को करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो, he want to select all the rows from the given data frame in which percent is greater than 80, उनको क्या करना है, वो सारे परसेंट लेके आना है जिनके परसेंट कितने हैं, 80% से ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो हमें उन सबको लेके आना है जिनके परसेंट 80 से ज्यादा हैं, 80 वाले नहीं, 80 से ज्यादा वाले लाना है, ठीक है। तो इस केस में हमें मालूम है किससे आएगा डेटा, df परसेंट इज इक्वल टू 80, हाँ इधर इससे आ सकता है। इसके बाद df परसेंट ग्रेटर देन 80, नहीं इससे नहीं आएगा, हम डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिखते हैं। df परसेंट ऑप्शन सी में, यहाँ पे देखो परसेंट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, और इसके बाद ये लास्ट वाला है रिजल्ट डॉट df और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए हैं और परसेंटेज क्या किया, इक्वल टू 80, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स नहीं यूज करते, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम किस तरीके से यूज करते हैं, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, मैंने बताया डेटा फ्रेम में। तो हम क्या लिखेंगे, df और स्क्वायर ब्रैकेट में df के अंदर क्या लिखेंगे, हमें जो कॉलम चाहिए, तो हमने क्या लिखा, df डॉट परसेंटेज एंड इक्वल टू 80। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी 80 वाले होंगे उससे ऊपर का ही डेटा आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। अब और उन्हें क्या हेल्प चाहिए, हेल्प हिम टू सिलेक्ट नेम एंड परसेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड स्टूडेंट, उन्हें क्या चाहिए, सेकेंड और थर्ड स्टूडेंट का ही परसेंट का डेटा चाहिए। तो हमें मालूम है कि सेकेंड और थर्ड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इंडेक्स यूज कर रहे हैं, बोलो हाँ, यस सर। अब मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि जब जब हम कोई इंडेक्स यूज करते हैं तो भाई लॉक वाले को तो अपने आप से हटा दो, तो जी हट गए अपने, ऑप्शन सी हट गया, सॉरी ऑप्शन डी हट गया, इसमें भी लॉक है और इसमें भी लॉक मेथड यूज करिए, मतलब कि ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया है, आई लॉक ले रखे हैं, ठीक है। आई लॉक ही आएगा इसका आंसर। तो आई लॉक वाले ऑप्शन देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स ले रखा है, हमें चाहिए सेकेंड और थर्ड, क्या चाहिए हमें, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो हेल्प हिम टू सिलेक्ट नेम एंड परसेंट ऑफ, नेम एंड परसेंटेज ऑफ सेकेंड और थर्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड स्टूडेंट का हमारे पास डेटा फर्स्ट और सेकेंड रो में ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 1 कॉलन 3, क्योंकि 1 कॉलन 3 से कौन कौन सी रोज आने वाली है, सेकेंड रो और थर्ड रो आने वाली है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Now come to question number 52. He want to add a new column registration number as the first column with values this. उनको एक नया कॉलम ऐड करना है और हमें बताना है कि किस मेथड से वो एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो हमेशा रिमेंबर रखना कि यदि हमें लास्ट में कॉलम ऐड करना रहता है तो हम अपेंड मेथड का यूज करते हैं, लेकिन हमें किसी भी पोजीशन पे कॉलम को ऐड करना रहता है, चाहे
इंडेक्स 1 पे ऐड करना, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 3 पे, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इंसर्ट फंक्शन। तो हमें चाहिए सबसे स्टार्टिंग में, तो अपेंड वाला तो हो जाता है रॉन्ग। इसके बाद हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर पे चाहिए, ठीक है, हमें कहां पे चाहिए, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सबसे पहला कॉलम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, df डॉट इंसर्ट 1, ठीक है, जिसमें 1 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कहाँ चाहिए, फर्स्ट कॉलम में चाहिए, सॉरी फर्स्ट कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस केस में देखो 0 किस केस में है, df डॉट इंसर्ट 0 रजिस्ट्रेशन नंबर सी। अब 0 वाले तो 2 थे, लेकिन हमने ये वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, ठीक है, ये मेरे वर्ड में है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ठीक है। यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, जो यानी कि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा, वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। और सी क्यों है ऑप्शन आंसर, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 0th इंडेक्स। हमने बताया है कि 0th इंडेक्स पे रजिस्ट्रेशन नंबर नाम का एक नया कॉलम बनाओ और उसमें ये वैल्यूज डालो जो कि हमने लिस्ट में पास की है। यहाँ पे 1 रहता तो क्या होता, सेकंड नंबर के कॉलम पे आता, सॉरी फर्स्ट नंबर के कॉलम पे आता, सॉरी सेकंड नंबर की कॉलम पे आता, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आने के लिए 0 इंडेक्स हम लेंगे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 53। 53 हमारा कहता है ही हैज टू प्रिपेयर रिपोर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज के असेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है उनको। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हमको मालूम है कि सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन तो हमको लगता ही है, ठीक है, बट हम क्या करते हैं, कभी भी बाय इक्वल टू नहीं लिखते हैं पैरामीटर के अंदर। तो ये बाय इक्वल टू वाले तो क्या हो गए, दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू और df डॉट सॉर्ट, तो df डॉट सॉर्ट भी रॉन्ग है, df डॉट सॉर्ट भी हम किसी प्रकार का फंक्शन यूज नहीं करते हैं किसी भी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, याद रहेगा df डॉट सॉर्ट, और असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में ही जमाना है, इसलिए असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। और डिसेंडिंग में जमाना होता तो हम क्या लिखते हैं, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 54। हेल्प हिम टू रिमूव कॉलम एज एंड स्ट्रीम, ठीक है, हमको क्या करना है, वो उनको हेल्प करनी है कि वो एज और स्ट्रीम नाम का कॉलम क्या कर दें, हटा दें, ठीक है। तो क्या है, एज और स्ट्रीम, ये क्या है, हमारे कॉलम्स है, ठीक है। अब पहली बात तो ये करो, याद रख लो कि कॉलम के लिए हम क्या, कौन सा एक्सिस यूज करते हैं, कॉलम के लिए हम यूज करते हैं 1 और रो के लिए यूज करते हैं 0, मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो हमें रिमूव करना है, तो पहली बात तो ये 0 वाले तो हैं ही नहीं, यानी कि बी और सी ऑप्शन हो जाता है डिलीट, ठीक है, क्योंकि इनमें एक्सिस इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। अब आते हैं डी पे, डी पे क्या लिखा हुआ है, एक्सिस इक्वल टू 1, बट एज और स्ट्रीम में देखो क्या इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, एक्सिस इक्वल टू 1 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेथड का यूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, गलत वाले को इग्नोर करते हुए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ df डॉट शेप इफ फाइनल डेटा फ्रेम इज गिवन बिलो। हमें बताना है कि df डॉट शेप यदि हम चलाते हैं तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा। अब हमें मालूम है शेप क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं हमारे डेटा फ्रेम में। तो df डॉट शेप लिखेंगे तो गिन लो भैया कितने कॉलम है, कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, पहले क्या लिखते हैं, रो, फिर लिखते हैं कॉलम। तो रो देख लो 1 2 3 4 5, 5 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इंडेक्स वाले कॉलम को नहीं गिना जाता है, सो कितने हैं, 5 रो और 4 कॉलम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 5 रो और 4 कॉलम वाला, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हम रो लिखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या लिखते हैं, कॉलम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाता है प्रैक्टिस पेपर 1 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि पेपर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम करेंगे पेपर 2, जिसको मैं अभी कुछ ही दिनों में बनाने वाला हूँ, और फिर से हमें लेके आएंगे एक नया सैंपल पेपर और जिसको फिर से हम सॉल्व करने वाले हैं। सो नए पेपर तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।